हेलो, हेलो, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज यूपीपीसीएस जो प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करना शुरू करें हैं। तो आज 2007, 2008 और 2009 का है। 2007 से लेकर 2009 तक आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो यूपीपीसीएस का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अनुच्छेद 110 में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उसमें लिखा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा स्पीकर का है। इसका मतलब धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है। लोकसभा के स्पीकर के प्रमाण के साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल मनी बिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का होगा। इसलिए आप लोगों का आंसर डी होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है। आप लोग देखिएगा, स्क्रीन में अपने आ गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। वैधानिक अधिकार कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट्स है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 सब क्लाज ए में जोड़ दिया गया, जो कि एक वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो कल तक संपत्ति का अधिकार यानी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार लीगल राइट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 सब क्लाज ए में जोड़ा गया। तो संपत्ति का अधिकार इन प्रेजेंट टाइम आप लोगों का हम लोगों को वैधानिक अधिकार है। कन्फर्म हुआ ना, ये नैतिक अधिकार है ना ही मौलिक अधिकार है। उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता कार्यकाल से पहले भी। कन्फर्म, इस आशय का प्रस्ताव लोकसभा को पारित करना पड़ेगा। अब तक जो पहले लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर पर यह प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। यह भी मैंने पिछले प्रश्नों में डिस्कस किया था। तो आप लोगों का इसका आंसर बी हो गया। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, तो लोकसभा इस लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। इसका आंसर आप लोगों का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने आया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिक मतलब कुछ अधिकार व्यक्तियों को भी है हमारे देश में। इसका मतलब व्यक्ति मतलब विदेशी व्यक्ति, विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। वो कौन से अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये विदेशियों को ही प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशियों पर भी लागू होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये उन पर भी लागू होता है। लेकिन विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए, ये भारतीयों पर लागू होता है। ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशियों को प्राप्त नहीं है।
तो अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज ए, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो इसका मतलब आप लोगों का आंसर बी है। ए, सी और डी ये तीनों जो विकल्प हैं ये तीनों विदेशियों पर भी लागू होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये प्रश्न बदल देता कि निम्न कौन सा अधिकार मूल अधिकार विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, तब इसमें तीनों आंसर होता, ठीक है ना, ये नहीं होता। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों पर लागू नहीं होता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहा जाता है क्योंकि इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। लेकिन ध्यान ये रखना, किसी ने कहा है कि भारत का संविधान क्वासी फेडरल, केसी व्हीलर ने कहा है। लेकिन ना संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत का संविधान संघात्मक है, क्योंकि संघात्मक की कोई फेडरल की कोई परिभाषा तो है नहीं। लेकिन परिसंघीय संविधान का आदर्श अमेरिका है, तो अमेरिकी संविधान के जो लक्षण है अगर वो भारतीय संविधान में दिखाई दे, उन लक्षणों के आधार पर भारत के संविधान को संघात्मक कहा जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण डिवीजन ऑफ पावर है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान संघात्मक है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण तो डिवीजन ऑफ पावर भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में। सुप्रीम कोर्ट ने विधि की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कह चुका है कि भारत का संविधान परिसंघात्मक है, संघीय है, परिसंघीय है, क्वासी फेडरल है। 3 बार 1962 में ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का संविधान संघात्मक है, यानी फेडरल है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि परिसंघीय संविधान है और परिसंघीय ढांचा संविधान का मूलभूत ढांचा है। और यह सर मुंबई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भारत का संविधान संघात्मक है। और संघ राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया आयोग बना। उस सरकारिया आयोग ने भी कहा कि भारत का संविधान संघात्मक है, फेडरल है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन लिखा कहीं नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि परिसंघ जहां होता है वो परिसंघ, फेडरल जो शब्द है लैटिन भाषा के फ्यूडस से बना है। अब फ्यूडस का मतलब समझौता। भारत में किसी भी राज्य कबीला समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत में राज्यों कबीले निष्ठा का परिणाम है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि निष्ठा का तत्व समझौते के तत्व से कहीं अधिक प्रभावशाली है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसी ने कहा है। बाकी हमारे देश में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, न विधि की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न ही संघ राज्य संबंधों की समीक्षा करने वाली कमेटी ने कहा। इसलिए ये स्टेटमेंट, अगर केसी व्हीलर ने कहा कि भारत का संविधान अर्थ, तो स्टेटमेंट सही होता, लेकिन चूंकि नाम नहीं दिया गया है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक शब्द का उपयोग किया गया, इसलिए मेरे अनुसार ये आंसर ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि हम लोग, ये केसी व्हीलर ने जरूर कहा है, अगर उसका नाम दिया होता, केसी व्हीलर ने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, तो इसका स्टेटमेंट सही माना जाता। और भारतीय संविधान में न तो संघात्मक के लक्षण न ही एकात्मक के लक्षण, ये बात सही है। संघात्मक और एकात्मक भारतीय संघ दोनों के लक्षण है, दोनों के लक्षण है। जहां डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन की 3 सूचियां संघात्मक के लक्षण है, वहीं एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकल संविधान, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, एकल निर्वाचन आयोग, एकल सीएजी, अखिल भारतीय सेवाएं, संवर्धित सूची पर अंतिम निर्णय केंद्र संघ का। इस राज्य सूची के विषय पर संसद भी कानून बना सकती है अगर राज्यसभा इनिशिएट करे तो लास्ट में। तो इसका मतलब एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर डी लगाना है आप लोगों को। हाँ, लेकिन अगर यहां केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है तो ये स्टेटमेंट सही होता, तो आप लोगों का आंसर ए हो जाता। तो ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। लोग बाग सामान्य तरीके से इसका आंसर ए दे दिए होंगे, वो आंसर ए आप लोगों को नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। हम न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था रखते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था रखते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमने जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया है। इसका अमेरिका में भी जुडिशियल रिव्यू है,
अमेरिका में भी जुडिशियल रिव्यू है। और हमने जुडिशियल रिव्यू भारत भारत कहाँ से लिया? जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से ही लिया है। कन्फर्म हुआ। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका दोनों देशों में है। तो इसका मतलब इसका आंसर आप लोगों को डी लगाना है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भारत और अमेरिका दोनों में, इसका मतलब हमने अमेरिका से ही न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लिया है। इसलिए इसका आंसर आप लोगों को डी लगाना है। इसमें बहुत फैक्चुअल था, कोई कंसेप्चुअल नहीं है, इसलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा गया कि संविधान किसके बिना अधूरा है, उन्होंने कहा मूल अधिकार तो दे दिया, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का संरक्षक नहीं होगा, मौलिक अधिकार नागरिकों को देने से भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, और इसको प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, रिट अधिकारिता दिया गया है, और अनुच्छेद 226 सब क्लास 2 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोगों को ध्यान रखना है, और उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके स्क्रीन के सामने आया, ये प्रश्न आया आप लोगों की स्क्रीन के सामने। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, अभी जस्ट मैंने बोला संघ राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए 1983 में, 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया आयोग गठित हुआ। सरकारिया आयोग गठित हुआ, कब गठित हुआ? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया, जो कि संघ राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए था। और 1988 में ये अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत, अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह सरकारिया आयोग का संबंध संघ राज्य और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये आपके स्क्रीन के सामने लगा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 111 है। कोई विधेयक कोई विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर नहीं किए तो विधेयक कानून नहीं बनता, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको विधेयक को एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता। पुनर्विचार रहित या पुनर्विचार सहित अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए जाता तो हस्ताक्षर करना अनिवार्य है साधारण विधेयक के साथ, ध्यान रखना है। और इसी से राष्ट्रपति को वीटो पावर मिलता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है। एक एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा पॉकेट वीटो। यहीं पर पॉकेट वीटो का भी उपयोग किया जाता है। तो यही अनुच्छेद 111 है, ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखना है कि ये 111 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही, बिल्कुल सही है। बहुत सारे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए कमीशन गठित हुआ। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ये बात भी सही है कि राज्यों के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त साधन कहां है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर से संबंधित अधिकांश विषय राज्य सूची में है। काम करने का अधिकार राज्य को है, जबकि सरकार राज्यों के पास संसाधन के संदर्भ में 7वीं अनुसूची में कर की 2 सूचियां, संघ की कर सूची, राज्य की कर सूची।
और जिसका उल्लेख इन दोनों में से अवशिष्ट कर की सूची कहा जाता है। रिसोर्सेस तो सीमित ही है, विकास करने के लिए उनके पास संसाधनों का पर्याप्त साधन तो नहीं है। कन्फर्म हुआ, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर इसको बी लगाना है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, व्याख्या नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। मंडल आयोग जिसके जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे। मंडल आयोग को गठित किया था। सभी लोग जानते हैं कि मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया और उस समय जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व मोरारजी भाई देसाई कर रहे थे। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना था। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व मोरारजी भाई देसाई कर रहे थे और मंडल कमीशन को लागू करने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी सिंह थे। तो चूंकि सूत्रपात क्या है, गठित करने वाले थे, तो मोरारजी भाई देसाई लगाना है। और अगर लागू किसने किया था मंडल कमीशन को, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह लगाएंगे। लेकिन चूंकि यहां क्वेश्चन पूछा था गठित करने वाले थे, तो सभी लोग जानते हैं कि मोरारजी भाई देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। यह क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है, इसका आशय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट भी अभिलेखी न्यायालय के रूप में काम करता है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है। दिए गए निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। और रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? ताकि जो भविष्य में अधीन न्यायालय के समक्ष जो निर्णय होंगे उनके लिए गाइडलाइन के रूप में काम करेगा। तो इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता और इस किसी भी न्यायालय में प्रशिक्षण नहीं लगाया जा सकता, ये भी सही है। और इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति, ये भी सही है। कन्फर्म हुआ। तो आप लोग इसमें बी नंबर लगा दें, ये सही है। हालांकि बी नहीं होता, अगर सी विकल्प तो सी भी सही होता, लेकिन आप लोग बी लगाएं, ये सही है अभिलेखी न्यायालय के रूप में। तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 215 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय के रूप में दर्जा प्राप्त है कि इनके निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है। इन भविष्य में, इन फ्यूचर में जो भी न्यायालय है उसके लिए गाइडलाइन के रूप में काम करेगा और इनकी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, जो कि 1971 के अधिनियम, संसद अधिनियम बना हुआ है, जिसमें 6 महीने की सजा और 2000 रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके स्क्रीन के सामने है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वन एक समवर्ती सूची का विषय। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्य सूची से 4 विषय, वन, शिक्षा, पशु पक्षी और मापतौल को हटा करके समवर्ती सूची रख दिया गया। वन समवर्ती सूची का विषय बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। शेयर मार्केट एक संघ सूची का विषय है। शेयर मार्केट इस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची। शेयर मार्केट एक संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो आपका जो विकल्प है वो बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने है। देखेंगे, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। इसका मतलब 14, 15, 16 सभी है, तीनों है। तो 13 नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर सी है।
2, 3 और 4, 2, 3, 4, 14, 15, 16 राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। और समानता के अधिकार का मूल उद्देश्य हर प्रकार के विभेदीकरण पर रोक लगाना है। समाज में किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। तो हर प्रकार के विभेदीकरण पर रोक लगाने के लिए हमारे यहाँ समानता का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका। प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत देश प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कन्फर्म, उसको ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, जस्टिसेबल ये नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। सभी लोग जानते हैं केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान की प्रस्तावना भी लागू हुआ है। संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का ही भाग है। जिस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन वहां भी मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है कि ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूलभूत ढांचे के प्रतिकूल हो। इसका मतलब इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। यानी 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 1, 2 और 4 बी आंसर आप लोगों का सही है। आंसर बी आप लोगों का बिल्कुल सही है। कहीं कोई समस्या नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बी आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2009 का है, ठीक है ना। बी आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में और समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 3 नए शब्द जोड़े भी गए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने आया है। भारत में केंद्र राष्ट्र संबंध निर्भर करता है, संघ राष्ट्र संबंध निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधान तो है ही है, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी, न्यायिक व्याख्याओं पर भी और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब इसका आंसर तो सभी होना चाहिए, ठीक है ना। संवैधानिक प्रावधानों पर तो है, परंपराओं और व्यवहारों पर भी डिपेंड करता है, न्यायिक व्याख्याओं पर भी डिपेंड करता है। संघ राष्ट्र संबंध सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट समय पर व्याख्या हुआ है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, ये भी इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे तंत्र बने हुए हैं। तो इसका मतलब इसमें आंसर आप लोग डी लगाएंगे, ये सभी सही है, सभी सही है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा इसको और ऊपर उठा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। यस्केदर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार के अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दिया था। 1946 में संविधान सभा ने यस्केदर की अध्यक्षता में यस्केदर की अध्यक्षता में कमेटी गठित किया। राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या होना चाहिए। यस्केदर आयोग ने राज्य पुनर्गठन के आधार को भाषा को नहीं माना, बल्कि प्रशासनिक सुविधा को राज्य पुनर्गठन का आधार माना। और यस्केदर आयोग की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए 1948 में कांग्रेस पार्टी ने जेबीपी समिति गठित किया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया, जिन्होंने यस्केदर आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था कि भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बल्कि अन्य माध्यमों पर वित्तीय एकरूपता, वित्तीय और
प्रशासनिक सुविधा को भी आधार माना जाना चाहिए। इसका मतलब है भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। इसका मतलब 1, 2, 3 ये आप लोगों का आंसर डी होगा। ये सभी सही है। आप लोगों का प्रीलिम्स में जो मैं क्लास लिया हूं, प्रीलिम्स की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? उसको आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके स्क्रीन के सामने है। संघीय संसद राजसूची के विषय पर भी कानून बना सकती है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में और यदि राज्यसभा अपने उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, संसद राजसूची के विषय पर कानून बना सकती है। कन्फर्म हुआ? इसका मतलब अनुच्छेद 249 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये 356 की व्यवस्था कर दी गई है, ये 253 की बात है, 250 की बात है। इसका मतलब सभी ती आ ही रहा है, सभी को लगा सकते हैं आप, सभी पर। ये सभी आंसर सही है, आप लोगों को ध्यान देना है। सारे विकल्प सही हैं, तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र का आधार होता है विकल्प। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो एक आम मतदाता के लिए वोट डालने का विकल्प कैसे तैयार करेंगे? इसलिए लोकतंत्र के जीवन रक्त है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। लोग खराब प्रशासन शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। कन्फर्म हुआ? और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर आप लोग ए लगाइएगा, बिल्कुल सही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये आ रहा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, मूलभूत लक्षण हैं, राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसका मतलब हम लोग बेसिक मूलभूत लक्षण की, बेसिक की बात कर रहा हूं, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। सामान्य अवस्था में भारत संघात्मक है, विषम परिस्थिति में भारत एकात्मक है। ध्यान रखना है, सामान्य अवस्था में संघात्मक है, तो यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है, इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है, इसमें सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं, तो यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के लक्षण है कि एकात्मक संघात्मक होते हुए एकात्मक है। इसका मतलब है हमारे यहाँ एकात्मक परिसंघ है और अमेरिका में संघात्मक परिसंघ है। हमारे यहाँ संघ मजबूत होता है, वहां राज्य मजबूत होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। इसे एकात्मकता का लक्षण तो है। इसका मतलब है इसमें चारों विकल्प सही है। उपरोक्त सभी विशेषताएं आप लोग बता सकते हैं। बिल्कुल, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संस्थात्मक स्वरूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता, बिल्कुल सही है। इसका आंसर आप लोगों का डी है। सभी विकल्प, चारों विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? प्रारंभ में सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, 2 टेन्योर पूरा किया। इसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत के राष्ट्रपति बनाया गया। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने।
इसका मतलब इसका आंसर आप लोगों का डी है। इसका आंसर आप लोगों का डी है। ये डी इसका आंसर है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना। डी इसका आंसर आप लोगों को लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 22। 22 क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि अभी इस पे बात हम लोग कर ही चुके हैं। नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। ना तो समाजवादी शब्द था, ना ही पंथ निरपेक्ष शब्द था, ना ही अखंडता था। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए। इसका मतलब समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्षता भी नहीं, अखंडता, 1 2 3 ये तीनों नहीं थे। तीनों शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द और जोड़ दिए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। गणराज्य तो सब प्रारंभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ रहा 23, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन जो है ये राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाने का अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन करें। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम, ये राज्यों का जो गठन राज्य बने हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सिक्किम 1975 में आए, सभी लोग जानते सिक्किम राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 1986 में बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। इसका मतलब है सिक्किम बना 4-2-1-3, 4-2-1-3, 4-2-1-3। इसका आंसर आप लोगों का बी होगा, 4-2-1-3 नोट कर लीजिएगा। सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1986 में, सभी लोग छत्तीसगढ़ को जानते हैं कि 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना, ठीक है ना। तो इसका सही क्रम आया 4-2-1-3, ये आप लोग लगा लीजिए। और आज के क्लास का यानी 2009 का लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए 2009 का ये लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल कहेगा, स्वतंत्र काम करेगा। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए की थोड़ी आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, बिल्कुल सही है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, बिल्कुल सही है। और लास्ट जो दे रहा है कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। 1 2 3 4 ये आपका आंसर सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको देख लीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 इसका आंसर सही है। तो आज 3 साल 2007 2008